हेलो बच्चा लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स के लास्ट लेसन पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। और बच्चों, ना केवल हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे बल्कि आज की इसी क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट भी करेंगे, है ना बच्चों। एज यू नो कि क्योंकि ये अपना ऑप्टिक्स का लास्ट लेसन है, ठीक है, इसलिए इस लेसन की समाप्ति के बाद हमारा कंप्लीट ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। ओके, और कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लास्ट यूनिट, द मोस्ट अवेटेड मॉडर्न फिजिक्स को, है ना। तो आई होप यू आर एक्साइटेड बच्चों। आपका जो एग्ज़ाम मंथ है वो काफ़ी नज़दीक है ना, और काफ़ी कम दिन रह गए हैं अब आपके एग्ज़ाम्स में। इसलिए जो बच्चा अब भी पढ़ाई को काफ़ी कैजुअली ले रहा है वो पढ़ाई को कैजुअली लेना बंद करो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ आने वाले 2 महीनों के लिए। बिकॉज़ एक बार जो बच्चों आपका रिजल्ट बनेगा वो लाइफ टाइम आपके साथ रह जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। आपकी जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप यहाँ से कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी मच टॉक शुरू करते हैं क्लास को, है ना। बच्चों, आज मैंने शाम के टाइम में ग्रुप में इस चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड कराया था। और मैंने वहाँ बोला था कि अगर क्लास लेट से आती है तो आप इस नोट्स को देख करके, वो जो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स मैंने दिया था उसको देख करके आप अपना फेयर अपडेट करेंगे, है ना। उसको खुद से पढ़ेंगे और पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपने वो काम किया होगा, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो इट्स ओके, और अगर कुछ डाउट है तो उसी के लिए तो ये क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, फ्रेश पेज पे अगर आपने नोट बना लिया हो तो आप यहाँ से चुपचाप वीडियोस को देखेंगे, और अगर आपने नहीं बनाया है तो फ्रेश पेज पे आप लोग आ जाओ और लिखो लेसन नंबर 8। बच्चों, शाम के 7:30 या 8 बजे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर सो मच ऑफ टायर्डनेस, ये रहा मेरा टायर्डनेस फ्रेशर, ठीक है। आप इसके दर्शन कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको मिलेगा तो नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विद चुस्की ऑफ हॉट चाय या। तो आई होप आपने लिख दिया होगा लेसन 18 प्रकाश का ध्रुवन। बच्चों, इसके नीचे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है मैंने इसमें? इन दिस सेक्शन, इस अध्याय में, वी विल स्टडी अबाउट अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड टू लाइट। बच्चों, आज हम ऑप्टिक्स को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने आपको काफ़ी सारी घटनाओं के बारे में बताया है जो कि लाइट से संबंधित है ना। और अगर आप स्टार्टिंग से ऑप्टिक्स को बढ़िया से पढ़ रहे हो और अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया है तो बच्चों आपको याद आएगा कि मैंने ऑप्टिक्स के बिगिनिंग में आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जो लाइट से एसोसिएटेड बहुत ही बेसिक फिनोमेना है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों हमने स्टार्ट किया था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और जैसे ही बच्चों हमने प्रकाश का अपवर्तन समाप्त किया था, प्रकाश का अपवर्तन समाप्त करने के बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। बच्चों, इन 3 घटनाओं के बाद स्टार्ट किया था हमने वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें आपने देखा कि इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने और इंटरफेरेंस पैटर्न को पर्दे पर प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यंग नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE कहते हैं, है ना। आई होप बच्चों ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हैं और किसी तरह का कोई डाउट है नहीं आपको, आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर चुके होंगे, है ना। व्यतिकरण के बाद बच्चों हमने पढ़ा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, विवर्तन चित्र होता है, इसको पर्दे पे प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेनेल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 5 फिजिकल फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट,
हम तैयार हैं प्रकाश से संबंधित अंतिम घटना को पढ़ने के लिए प्रकाश के अंतिम चैप्टर में, जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो वही बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, वी विल स्टडी अबाउट अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड टू लाइट। और क्या पढ़ेंगे बच्चों, और पढ़ेंगे हम ब्रिस्टर लॉ के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे अलग से लिखूँ इससे बेहतर है कि मैं इसी पेज में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और अगर कुछ वैसा लगेगा कि मुझे लिखना चाहिए तो मैं फ्रेश पेज पे जाके लिख के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से लेक्चर को सुनना। मेरा विश्वास है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। ठीक है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक यांत्रिकी तरंग है। बच्चों आप देखो यहाँ पे ना आपको अपनी नॉलेज नहीं लगानी। बेसिकली क्या है ना कि ऑप्टिक्स में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का लाइट को लेकर के डिफरेंट परसेप्शन था। ठीक है, कुछ थ्योरीज एक्सेप्ट हुई, कुछ थ्योरी विथ टाइम डिसरिगार्ड कर दी गई। तो हम जानते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, बट ये जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं ना वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा जो बताया गया हम वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना जस्ट याद रखना है कि हाइगेंस का प्रकाश के बारे में क्या मानना था। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक यांत्रिकी तरंगे थी, प्रकाश एक मैकेनिकल वेव था। और अब आपको पता होगा मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसको मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद होगा आपको कि जब हाइगेंस से पूछा गया था कि अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है तो सनलाइट अर्थ पे कैसे आ जाती है। तो बच्चों आपको याद होगा कि इसको आंसर करने के लिए हाइगेंस ने एक द्रव्यात्मक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना करी थी, जिसका नाम क्या था, कोई बच्चा बताओ वहां से। वेरी गुड, जिसका नाम था ईथर, है ना। यस। दूसरी बात बच्चों इन्होंने बताई कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वेव है। ठीक है, ये वेव है, वेव इस तरीके से आगे जा रही है। तो अनुदैर्ध्य तरंग याद रखना वो तरंग होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के अलोंग होता है। मेरे कहने का सेंस ये हो गया कि अगर वेव आगे जा रहा है ना, वेव आगे जा रहा है, इस तरीके से वेव आगे जा रहा है, तो मीडियम का जो पार्टिकल होगा ना उनका भी वाइब्रेशन इसी तरीके से हो रहा होगा, इसी तरीके से हो रहा होगा, इसी तरीके से हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर एरो देके दिखाऊं तो मीडियम के जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो इस तरीके से हो रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा। मतलब वेव आगे जा रहा है, वेव आगे जा रहा है, और मीडियम के जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है ना वो इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर वेव में इस तरीके से वाइब्रेशन होगा उस वेव को हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों यहीं पे मैं आपको ट्रांसवर्सल वेव, अनुप्रस्थ तरंग की जानकारी भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों मान लो कि ये वेव है ना, इस तरीके से ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो जब मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन माध्यम के कणों का जो कंपन है ना वो तरंग के संचरण की दिशा में ही होता है, तो उसको तो हम अनुदैर्ध्य कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लेकिन जब माध्यम के कणों का कंपन जो है ना वो तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत हो, जैसे मान लो तरंग तो ऐसे जा रहा है बट वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, वेव तो आगे जा रहा है, वेव तो आगे जा रहा है, बट वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहा है, राइट, इस तरीके से हो रहा है, इस पैटर्न में हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर वेव में ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, है ना, ट्रांसवर्सल वेव। तो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, राइट। तो लौटते हैं दोबारा से अपने पेज पे, राइट। तो बच्चों हाइगेंस ने क्या कहा आपको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हो जो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश का ध्रुवन। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि प्रकाश के ध्रुवन की खोज किसने की, तो आपको बताना है कि प्रकाश के ध्रुवन की खोज सबसे पहले हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है, और कब किया था इन्होंने, 1690 ईस्वी में। ठीक है, तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के ध्रुवन की खोज 1690 में करी थी। बट हाइगेंस जो है ना वो इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि हाइगेंस नाम का वैज्ञानिक जो था वो ध्रुवन की व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंग सिद्धांत के आधार पे करना चाहता था, लेकिन ध्रुवन की व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंग सिद्धांत के आधार पे नहीं हो पाई। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रकाश के ध्रुवन घटना की खोज सबसे पहले हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने 1690 में किया, लेकिन इसकी व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंग सिद्धांत के अनुसार ना हो सकी। क्लियर है?
अब बच्चों कैसे होती है फिर, तो फ्रेनेल नाम का एक साइंटिस्ट आता है 140 साल के बाद। कब आता है आप जोड़ लो, 1690 में 140 ऐड कर दो, 1830 में आता है ना, या ठीक है। तो 140 साल के बाद फ्रेनेल नाम का एक साइंटिस्ट आता है, और वो जो है ना अनुप्रस्थ तरंग सिद्धांत के आधार पे ध्रुवन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग से, जैसे अगर आपने नोट नहीं बनाया ना, तो आप मेरे को सुन करके और प्रॉपरली पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लिखा तो हुआ ही है, आपको पता भी है कि किस सीक्वेंस में आपको नोट करना है ना। तो इसी तरीके से समझते हुए सुनते हुए प्रॉपरली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इतना होने के बाद बच्चों हम बढ़ते हैं मैक्सवेल की ओर। अब अगर हाइगन्स का ये मानना था लाइट के बारे में, तो मैक्सवेल का क्या मानना था। तो बच्चों मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या माना मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने माना कि लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव, लाइट जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। बच्चों आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्लियर है। अब बच्चों ये जो मैंने दिखाया है ना, दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने यहाँ लिखा भी है फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। कैसे है सर, इस तरीके से इस लाइन के अलोंग मैंने दिखाया वेक्टर वी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग ऐसे जा रहा है ना, तरंग ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में तरंग जा रहा है। अब बच्चों वाई एक्सिस की दिशा में ना, जो कि एक्स पे लंबवत है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो वाइब्रेट कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा है मेरे से, तो ये सब बातें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है। तो मैंने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दिखाया है वाइब्रेशन ऑफ ई, ठीक है। और बच्चों जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्स वाई जेड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो वाई एक्सिस में अगर वाइब्रेशन है वेक्टर ई की, तो जेड में वाइब्रेशन होगी वेक्टर बी की। तो चूंकि हम जेड को कॉपी पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए इसको हमने थोड़ा तिरछा दिखाया है, ठीक है। तो दिस इज वाइब्रेशन ऑफ ई along y axis एंड दिस इज वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर बी along z axis, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हो कि वेव प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये है ही, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ये ट्रांसवर्सल वेव है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। वेरी गुड, आप कहेंगे सर ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये था मैक्सवेल का मानना लाइट को लेकर के, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो है ना हम परिभाषित करेंगे अध्रुवित प्रकाश को, कि अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो एक बार आप रीड करेंगे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिखा है, वैसी प्रकाश तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में उपस्थित तल की सभी दिशाओं में होता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। उम्मीद है आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखो यार बच्चों, सबसे पहले ना आप एक बात यहाँ पे जान लो कि जितनी भी नॉर्मल प्रकाश होती है ना, जितनी भी ऑर्डिनरी लाइट होती है हमारे आसपास में, जो लाइट्स हैं, जो सनलाइट है ना, जितनी भी नॉर्मल प्रकाश है वो सब अध्रुवित है, ठीक है। अभी आप जिस लाइट में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, जिस लाइट की वजह से अभी आपको रोशनी मिल रही है, वो भी क्या है, अध्रुवित है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, हम याद रखेंगे कि सारी नॉर्मल लाइट जो भी सामान्य तौर पे प्रकाश हमारे आसपास होती है, सब अनपोलराइज्ड होती है, अध्रुवित होती है। लेकिन सर ये होता क्या है, हम कैसे समझेंगे कि अध्रुवित है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पोलराइज्ड को और अनपोलराइज्ड को, ठीक है। तो अध्रुवित प्रकाश में बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश तरंग का डायरेक्शन है, इस प्रकाश के लंबवत में एक तल ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये एक वृत्ताकार तल ले लिया, ठीक है। तो ये जो तल लिया है मैंने, ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकाश के लंबवत लिया है। जैसे बच्चों मान लो कि ये लाइट होता, ठीक है, ये लाइट होता, और अगर मैंने तल को ऐसे लिया होता, ऐसे लिया होता, तो ये लंबवत तो नहीं है ना। लंबवत, ये जो तल आप दिखा रहे हो, जो सर्कुलर प्लेन आप दिखा रहे हो, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो इसको तो हमें इमेजिन ही नहीं करना। ये जो तल है ना, ये तल, ये जो तल है, ये तल इस प्रकाश तरंग के लंबवत है। तो जिस प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश का जो कंपन है, वो तरंग के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है। जैसे ये लाइट है, थोड़ा समझना ध्यान से बच्चों, है ना, परेशान नहीं होना। ये प्रकाश है और इस प्रकाश का ये लंबवत तल है, लंबवत तल है।
तो इस लंबवत तल के सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होगा किसका, वेक्टर ए का। ये क्या है, लंबवत तल है। किसके लंबवत है, तो प्रकाश तरंग के लंबवत है। तो जिस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र का जो कंपन है ना, विद्युत क्षेत्र का जो कंपन है वो उस तल के सभी दिशाओं में हो जो तल प्रकाश तरंग के लंबवत रखा हो, तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे बच्चों ये लाइट है, ये एक तल है जो प्रकाश के लंबवत रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है ना वो इसी तल में होगा, और केवल इस दिशा में नहीं होगा, केवल इस दिशा में नहीं होगा, सभी दिशाओं में होगा ना, सभी दिशाओं में होगा। तो जिस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन उस तल में सभी दिशाओं में हो जो तल लाइट के परपेंडिकुलर रखा हो, तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं ना। तो ऑलरेडी बच्चों है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्या दिखाया मैंने। हाँ जी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, या कि वैसी प्रकाश तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में उपस्थित तल की सभी दिशाओं में होता है, वैसी प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में उपस्थित तल की सभी दिशाओं में होता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, और अगर आपको फिगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब अध्रुवित प्रकाश। तो बच्चों यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आप प्रॉपर तरीके से नोट बना लेंगे, है ना। वेरी नाइस। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, पोलराइड को परिभाषित करें। ठीक है, देखो पोलराइड को हम पोलेराइजर भी कहते हैं, पोलेराइजर भी कहते हैं। आपको पता होगा ना वो वर्ड फॉर्मेशन, जैसे मैं सिखाता था, किल मतलब मारना, लास्ट में ईआर लगा दो, किलर मारने वाला। टीच मतलब पढ़ाना, लास्ट में ईआर लगा दो, टीचर पढ़ाने वाला। वैसे पोलराइज का मतलब ध्रुवित होता है, और पोलराइजर मतलब ध्रुवित करने वाला। तो इसी पोलराइजर को कई बार हम पोलराइड भी लिख देते हैं। तो एग्जाम में बच्चों 2 नंबर का कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन। पोलराइड को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या याद रखेंगे, वैसा क्रिस्टल या पदार्थ, ठीक है, वैसा क्रिस्टल या पदार्थ जो चयनात्मक अवशोषण के आधार पर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, पोलराइड कहलाता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसको, है ना। वैसा क्रिस्टल या पदार्थ जो चयनात्मक अवशोषण के आधार पर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, पोलराइड कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों पोलराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल से मैंने लिखा है टूरमैलिन। ठीक है, दोबारा सुनो, देखो मैं ना थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर एक आधा मेरी राइटिंग को ना समझ पाए तो वो सुन करके प्रॉपरली नोट बना सकता है ना। इसके बावजूद अगर कोई रोना रोएगा तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, पोलराइड के एग्जाम्पल्स, तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एक है टूरमैलिन, दूसरा है बच्चों निकोल प्रिज्म। ठीक है, ईटीसी। बच्चों आप याद रख सकते हैं जो अपना टूरमैलिन है ना, इसका रासायनिक नाम होता है एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछेंगे तो नहीं, बट ध्यान रखना, क्या पता कोई पूछ ले आपसे टूरमैलिन का रासायनिक नाम क्या होता है। टूरमैलिन का रासायनिक नाम होता है एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट। टूरमैलिन क्या है, टूरमैलिन एक प्रकार का पोलराइड है। पोलराइड क्या है, पोलराइड वो क्रिस्टल है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करता है। वेरी गुड। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवन को परिभाषित करें। ठीक है, ठीक है, या तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बच्चों अपना इंपॉर्टेंट तो यही है, राइट। एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आया भी है। तो अब तक तो हम इंट्रो ही कर रहे थे, अब कहानी यहाँ से अपनी शुरू हुई है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रकाश का ध्रुवन क्या है, आप कहेंगे जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड जैसे, अब देखो पोलराइड के तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, तो दोनों में से कोई भी ले लो यार। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड जैसे टूरमैलिन या निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये प्रकाश ध्रुवित हो जाती है ना। अब बच्चों अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारेंगे तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाएगी, और इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का ध्रुवन। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, आप पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ना, इसमें ऑफकोर्स ये जो आप वाइब्रेशन देख रहे हैं ये उस तल में होगा जो तल
इस वेव के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने यहाँ पे तल को इंडिकेट नहीं किया, जस्ट वाइब्रेशंस को दिखाया है, ठीक है। तो ये एक यूपीएल है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब बच्चों ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ना, ये एक ऐसे क्रिस्टल से गुजरेगी, ये आपको बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम टूरमैलिन कहते हैं, ठीक है, टूरमैलिन कहते हैं। और ये जो बीच बीच से लाइनें दिखाई दे रही है ना आपको इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। तो बच्चों जब ये जब ये लाइट इस टूरमैलिन से पास होगा ना, तो आप समझ सकते हैं कि इस अनपोलराइज्ड लाइट में वो वाइब्रेशन जो परपेंडिकुलर है, जो वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाइब्रेशन इस ऑप्टिकल एक्सिस से तो क्रॉस कर जाएगी। बट आप सोचो कि जो वाइब्रेशन थोड़ा सा ऐसे टेंटेड है, जो कुछ एंगल पे है, झुकी हुई है, जब वो आप निकालोगे तो क्या वो इस ऑप्टिकल एक्सिस से पास होगी? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे सर वो ब्लॉक हो जाएगी। तो वही होगा कि जो आपका टूरमैलिन है ना, वो इस अनपोलराइज्ड लाइट की सारी वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देगा और केवल उसी वाइब्रेशन को अलाउ करेगा आगे की और, जो वाइब्रेशन इस ऑप्टिकल एक्सिस के सीध में होगी या इसके अलोंग होगी, ठीक है। तो वही दिखाई दे रहा है आपको, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट टूरमैलिन से पास हुई तो आपको यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। इस तरह का एक लाइट प्राप्त हुई जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सारी जो वाइब्रेशंस है ना वो ब्लॉक हो गई, केवल वही वाइब्रेशंस है जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के सीध में है। तो आपने क्या देखा, अब इस लाइट में वाइब्रेशन केवल एक ही दिशा में है, एंड दिस इज दैट डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो प्रकाश है ना, जिसमें एक ही दिशा में वाइब्रेशन है, ठीक है, तो वैसी प्रकाश जिसमें वाइब्रेशन केवल एक ही दिशा में हो, उसको हम बोलते हैं पीपीएल। पीपीएल बोले तो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों ध्रुवित प्रकाश को हम कई बार समतल ध्रुवित भी बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, समतल ध्रुवित या ध्रुवित दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या देखा आपने, यूपीएल अनपोलराइज्ड लाइट जब एक टूरमैलिन क्रिस्टल से पास हुई तो वो पीपीएल बन गई, और ध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो गई। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन। तो डेफिनेशन के नीचे आपको ये वाला फिगर बनाना है ना, गुड। अब बच्चों आपको नोट में यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, मैंने दिखाया है ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश में वेक्टर ए का वाइब्रेशन सभी दिशाओं में ना होकर एक ही दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है, वो तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है ना, गुड। अब बच्चों एज यू नो, जैसे हम क्लास में बनाते हैं नोट्स, मैंने यहाँ लिखा है व्हाट्सएप या लैंग्वेज में, याद रखें। क्या याद रखें बच्चों, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है मेलस का नियम, मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस, दिखाई दे रहा है ना आपको, या। तो बच्चों ये जो लॉ है ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा इस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे, बट मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूँगा कि मेलस की लॉ में ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखें, बिकॉज हो सकता है अगर पेपर स्टैंडर्ड आए तो ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मेलस का नियम, ठीक है। इसमें इंडिविजुअली सबका मतलब क्या है, देखो आप, ये जो आई है, ये जो आई नॉट है, ये क्या है, एनालाइजर पर आपतित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। अभी आप समझेंगे कि एनालाइजर पे ध्रुवित प्रकाश की मीनिंग क्या है, अभी आप बस देख लो, ठीक है। आई नॉट क्या है, एनालाइजर पर आपतित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। आई क्या है, एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। थीटा क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस का झुकाव कोण, ठीक है, ओके। अब बच्चों नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है पोलराइड से निर्गत प्रकाश जब ध्रुवित होती है तो तीव्रता में आधी हो जाती है ना। जैसे मान लो ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये पोलराइड था, ठीक है। अब अगर शुरुआत में लाइट की तीव्रता 20 थी, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि जब ये यूपीएल पोलराइड से पास होने के बाद पीपीएल बनेगी ना, जब ये अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाएगी तो ये अपनी इंटेंसिटी में आधी हो जाती है। जैसे इसकी इंटेंसिटी अगर लेट से 20 थी, है ना, 20 थी, अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मान लो स्टार्टिंग में इसकी इंटेंसिटी 50 थी, अब कितनी हो जाएगी, 25, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो वही नोट में मैंने यहाँ लिखा है कि पोलराइड से निर्गत प्रकाश जब ध्रुवित होती है तो तीव्रता में कितनी हो जाती है, वो अपनी प्रीवियस इंटेंसिटी की आधी हो जाती है। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको मैंने जो भी बताया आप समझ गए होंगे, और नोट तो बना ही हुआ है, आप प्रॉपरली नोट कैसे बनाना है वो भी सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो आप साथ साथ नोट भी बना रहे होंगे, है ना। चलिए ऑसम, हम बढ़ते हैं बच्चों आगे और चलते हैं नेक्स्ट पेज में कुछ अन्य बातों की ओर।
बच्चों इस पेज में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सिखाऊंगा आपको मेलस लॉ का एप्लीकेशन, कि मेलस लॉ पे सवाल कैसे होते हैं और बेसिकली मेलस लॉ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ओके, तो बच्चों ये है एक यूपीएल दिखाई दे रहा है, कैसे पहचान होगी सर? वाइब्रेशन काफ़ी सारी दिशाओं में है, तो क्योंकि वाइब्रेशन काफ़ी सारी दिशाओं में है तो इट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, बिकॉज पोलराइज्ड में तो वाइब्रेशन एक ही दिशा में होती है ना। वेरी गुड। तो बच्चों ये एक अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता है आई नॉट, है ना। तीव्रता कितनी? आई नॉट। गुड। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये पोलराइजर से पास हुई, ठीक है, और पोलराइजर से पास होने के बाद ये जो हमें एक पीपीएल मिली, प्लेन पोलराइज लाइट, हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी तो इसकी कितनी हो जाएगी? बोलो यार। वेरी गुड सर, आपने अभी पीछे पेज में बताया कि पोलराइजर से निर्गत होने के बाद प्रकाश तीव्रता में आधी रह जाती है। अगर ये 10 होगी तो ये 5, ये आई नॉट, तो ये आई नॉट बट्टे 2, है ना। वेरी गुड। अब बच्चों पोलराइजर के बाद अगर कोई आपको टूरमैलिन क्रिस्टल या कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है ना, तो बेसिकली वो भी पोलराइजर ही है, लेकिन उसको आप पोलराइजर ना बोल के अब उसको एनालाइजर बोलोगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। दोनों है टूरमैलिन ही, ठीक है। जब टूरमैलिन, जैसे ये पोलराइड का एग्जाम्पल है ना, पोलराइड के 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, टूरमैलिन, निकोल प्रिज्म, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पोलराइड। टूरमैलिन क्रिस्टल है ये, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब पोलराइड पर एक अध्रुवित प्रकाश आएगी तो उसको हम पोलराइड को पोलराइड ही कहेंगे, है ना। लेकिन बच्चों अगर पोलराइड पे ऑलरेडी एक ध्रुवित प्रकाश आ रही है ना, तो पोलराइड का काम होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना, है ना, अनपोलराइज्ड को पोलराइड करना। लेकिन बच्चों अगर ऑलरेडी कोई एक ध्रुवित प्रकाश आ रही होगी ना, तो अब उस टाइम पे पोलराइजर को हम पोलराइजर ना बोल करके एनालाइजर बोल रहे होंगे। समझ में आया आपको? चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक बार सुनना ध्यान से। मैं बच्चों ये कह रहा हूँ कि जैसे ये एक पोलराइजर है और पोलराइजर में ये कौन है? ये टूरमैलिन है ना, टूरमैलिन है। अगर इस पे एक अध्रुवित प्रकाश आती है, अध्रुवित प्रकाश वैसी प्रकाश जिसमें मीडियम के पार्टिकल का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो सभी दिशाओं में हो रहा है। अगर इस पोलराइजर पे, अगर इस टूरमैलिन क्रिस्टल पे अध्रुवित प्रकाश आती है तो यहाँ पे हमें ध्रुवित प्रकाश मिलेगी ऑफकोर्स। और ये जो चीज़ है ना, ये जो क्रिस्टल है इसको हम बोलेंगे पोलराइजर, पोलराइजर। अगर इस टूरमैलिन पे अध्रुवित प्रकाश आ रही है तो इस टूरमैलिन को हम बोलेंगे पोलराइजर। लेकिन बच्चों अगर ये टूरमैलिन है, लेकिन अगर इस पे पहले से ही कोई ध्रुवित प्रकाश आ रही है ना, अध्रुवित प्रकाश आ रही है, तो ये ध्रुवित कर देगा उसको और ये पोलराइजर कहलाएगा। लेकिन ध्रुवित प्रकाश आ रही है तो ध्रुवित को क्या ध्रुवित करेगा? अब ये अध्रुवित थोड़ी कर देगा, उल्टा ध्रुवित प्रकाश आ रही है तो उस टाइम पे ये पोलराइजर ना कहला के ये कहलाएगा एनालाइजर। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो वही यहाँ पे है बच्चों, है ना। हाँ जी, तो इंटेंसिटी आई नॉट थी, यहाँ पे मैंने बोला इंटेंसिटी आई नॉट थी, निकली, और यही लाइट अब इस टूरमैलिन में जाएगी फिर निकलेगी, तो मैंने बोला है कि आई बराबर वॉट, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे हम बच्चों मेलस लॉ, ये एनालाइजर होगा ऑफ कोर्स, थीटा बराबर 45 पे है। तो मेलस लॉ क्या था? मेलस लॉ में मैंने बताया था कि आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या बताया था पीछे, आप जो मैंने पीछे बच्चों बताया है आप चेक कर लेना। आई नॉट का मतलब होता है एनालाइजर पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, और आई का मतलब होता है एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो एनालाइजर पे आपतित कौन हो रहा है? आई आपतित हो रहा है कि आई नॉट बटा 2 आपतित हो रहा है। बच्चों यही वाली लाइट तो इंसिडेंट होगी ना। तो ये जो आई नॉट है ना, बेसिकली बच्चों ये तो फॉर्मूला है ना यार, ठीक है, आप परेशान नहीं होना। ये फॉर्मूला में बता रहा है कि यार ये जो है ना, ये इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी। अब इस क्वेश्चन के अनुसार जब हम रखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट बटे 2 है, और आई निर्गत प्रकाश, तो आई को हम आई छोड़ देंगे, और आई नॉट की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आई नॉट बटा 2 है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, इसलिए हम आई नॉट बटा 2 लिखेंगे। क्लियर? कॉस स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे थीटा 45 है, तो कॉस स्क्वायर 45, आपको पता है कॉस 45 1/√2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ये बच्चों कितना हो जाएगा? आई नॉट बट्टे 2, और 1/√2 1/2 ही होगा, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आई नॉट बट्टे 4। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप मेलस लॉ का एप्लीकेशन सीख पाए। अगर आप सीख पाए तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं खुद से, है ना।
तीव्रता 64 है, ठीक है। और एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो इस टूरमैलिन से पास हुई एंड वो पोलराइज्ड हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पोलराइजर से पास होगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो 64 कितना हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए ना, अपने से बना लेंगे बना लेना, ठीक है। ट्राई करना बच्चों, और आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना राइट क्या आंसर आ रहा है आपका, हमें यहाँ पे आई का मान बताना है, ठीक है। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है आप समझ पाए होंगे, हाइगेंस के थॉट क्या थे, और मैक्सवेल का क्या मानना था, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के ध्रुवण की खोज सर्वप्रथम 1690 में किसने करी, व्याख्या क्यों नहीं कर पाया, किस तरंग से व्याख्या नहीं हो सकती है, किस तरंग से व्याख्या हो सकती है ना, सारे थॉट्स आपको आते हैं। मेलस लॉ क्या होता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे आई और आई नॉट की इंडिविजुअल मीनिंग क्या होती है वो भी क्लियर है, ठीक है। एंड इन सारी बातों के बाद चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट कहानी की ओर। सर इतनी जल्दी लास्ट, यस लास्ट कहानी की ओर, जिसका नाम है ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम। तो मैंने यहाँ बच्चों प्रॉपरली क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इन सीक्वेंस नोट बना सकें, ठीक है। ब्रूस्टर के नियम से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें। तो बच्चों आप इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ना, सबसे पहले आप इस सिचुएशन को देखो जो मैंने फिगर में दिखाया है, ठीक है। आप देख सकते हो एक तल है, ठीक है, और कैसा तल है बच्चों, तो ये एक पारदर्शी तल है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लेन है ये। वेरी गुड बच्चों, ऊपर का माध्यम रेयर है, विरल है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन है। अब आप जानते हैं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब विलंब की ओर मुड़ जाती है ना, यस सर। तो क्या वो बच्चों एक लाइट है जो इस तरीके से तल पर आपतित हुई, है ना। अब आपको पता है नॉर्मली जितनी भी प्रकाश होती है वो तो अध्रुवित होती है। अब आप कहेंगे सर अध्रुवित प्रकाश होती है तो वाइब्रेशन एक से ज़्यादा दिशा में होता है, तो मैंने वो दिखाया है यहाँ पे, आप देखो इस तरीके से वाइब्रेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे एक ही दिशा में तो वाइब्रेशन है, नहीं बच्चों ये दो दिशा में वाइब्रेशन है। कैसे, एक इस दिशा में है ना, और दूसरा आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है बीच बीच में ना, ये डॉट ये डॉट ये डॉट। इस डॉट का मतलब होता है अंदर बाहर, है ना, अंदर बाहर। जैसे कि एक वाइब्रेशन कॉपी तल के अंदर, कॉपी तल के बाहर, कॉपी तल के अंदर, कॉपी तल के बाहर, क्योंकि उसको हम पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। याद होगा आपको वो एक था, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि कागज तल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से, और सॉरी कागज तल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से, कागज तल के बाहर हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, कुछ वैसा ही सीन है। तो एक वाइब्रेशन कागज तल के अंदर, कागज तल के बाहर, कागज तल के अंदर, कागज तल के बाहर, और दूसरी वाइब्रेशन इस तरीके से। तो मोर देन वन डायरेक्शन हो गया ना, तो ये क्या है, ये पीपीएल है कि यूपीएल है, ये एक अध्रुवित प्रकाश है, इसलिए इसको हमने लिख दिया यूपीएल। क्लियर है बच्चों, ये आपतन कोण पे आपतित हुआ है, इसको हमने लिख दिया आईपी। आईपी क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, आई छोटा सा पी, है ना, आई छोटा सा पी, ठीक है। तो ये प्रकाश आपतित हुई। अब आपको पता है कि इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, और कुछ पार्ट इसका बच्चों अपवर्तित हो गया, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो अगर आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी 30, आपतन कोण आईपी, परावर्तन कोण भी आईपी। बच्चों मैंने यहाँ पे आर क्यों नहीं दिया, क्योंकि आर मैं यहाँ दूंगा अपवर्तन कोण के लिए, है ना, समझदार हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यही इसी लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे कमाल की ऑब्जर्वेशन करी ब्रूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने, जो आपको समझना है बच्चों। ब्रूस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब जब ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में 90 डिग्री पे थी, इस बात को आप समझें। और बच्चों इतने डीप से तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट अगर आप ढंग से समझे रहेंगे और अगर किसी ने क्वेश्चन बना दिया ना, तो आई थिंक कि आप आंसर कर पाएंगे। हमेशा नहीं, जब जब परावर्तित किरण अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर पाई गई, तो ब्रूस्टर ने देखा कि जब हम टूरमैलिन क्रिस्टल से चेक करते हैं इस परावर्तित किरण को, तो ये हमें समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रही थी, है ना। क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों मैं, एक अध्रुवित प्रकाश आएगी, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाएगा, कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाएगा, ये अध्रुवित प्रकाश है। अगर सिचुएशन ऐसा है कि परावर्तित और अपवर्तित के बीच में कोई एंगल है बट वो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो उस केस में ये भी अध्रुवित होगा, ये भी अध्रुवित होगा, दोनों ही अनपोलराइज्ड होगी। लेकिन ब्रूस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक अनपोलराइज्ड लाइट आई, एक अध्रुवित प्रकाश आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, अपवर्तित हो गई। लेकिन जब ये दोनों परावर्तित और अपवर्तित किरणें 90 डिग्री पर थी, तो
उन्होंने पाया कि इस स्थिति में जो हमारा परावर्तित किरण था ना वो समतल ध्रुवित था। अब आपको पता है बच्चों कि अगर समतल ध्रुवित होगा तो वाइब्रेशन एक ही दिशा में होगी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट लिया है। डॉट डॉट का मतलब कॉपी तल के अंदर, कॉपी तल के बाहर, कॉपी तल के अंदर, कॉपी तल के बाहर, मतलब एक ही दिशा में वाइब्रेशन है ना बच्चों। मैं चाहता तो वाइब्रेशन इस तरीके से भी ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा है, तो हमने ऐसे ही प्रेफर किया। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो वाइब्रेशन है ही, साथ में डॉट भी दिखा रखा है मैंने, कॉपी तल के अंदर, कॉपी तल के बाहर। तो यहाँ भी मोर देन 2 दिशा में वाइब्रेशन है। तो ये भी एक यूपीएल है, ये भी एक यूपीएल है। ठीक है, बट दिस इज पीपीएल, ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? तो बच्चों ये बात मैंने यहाँ लिखा है नोट में कि ब्रूस्टर ने प्रयोग में पाया कि जब या परावर्तित एवं अपवर्तित प्रकाश आपस में लंबवत होती है तो इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। वेरी गुड। अब बच्चों इतना समझने के बाद राइट डेफिनेशन पे चलेंगे बच्चों, राइट, बट इतना अगर आपको आ गया ना तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट की क्या चीज़ें कैसे है ना। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यार मेरा ठंडा हो गया भाई, ओ माय गॉड। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये क्या है? परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण, जो कि आपतन कोण के बराबर था, तो इसलिए इसको हमने आईपी बोल दिया। ये बीच का एंगल 90 और ये आर। तो बच्चों आपने पढ़ा था ना कि सरल रेखा पे बने सभी कोणों का सम 180 डिग्री होता है। आपको आता होगा ये, सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे ये सारे कोणों का सम कितना होगा? 180। यहाँ से यहाँ तक आईपी, तो ये पूरा 90 डिग्री है ना। इन दोनों रेड लाइट ये और ये 90 डिग्री, और ये छोटा सा बेचारा आर। तो इन फिगर वी कैन से आईपी दिस वन प्लस 90 प्लस आर। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर कितना? 180। ठीक है सर, इस 90 को उधर कर देंगे तो 90 माइनस में जाएगा, तो 180 में से 90 गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी प्लस आर रह जाएगा, आईपी प्लस आर बराबर 90। अब आर यहाँ पकड़ लो, आईपी को उधर कर दो, तो आर बराबर 90 माइनस आईपी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पकड़ लिया। बाय स्नेल्स लॉ हमें पता है बच्चों साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू, यहाँ पे म्यू अपवर्तनांक होता है। अब हम अपने कंडीशन के हिसाब से जो हमने यहाँ पे सिचुएशन ली है उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्नेल्स लॉ को फिट करेंगे। तो साइन आई को हम यहाँ आई पी लिख देंगे, क्योंकि हमारा आपतन कोण यहाँ पे आई पी हमने माना है, जो मानेंगे उसके अनुसार रखेंगे यार। तो आई साइन आई की जगह पे हमने रखा आई पी। ठीक है, और आर की जगह पे हम ये पुट कर देंगे बच्चों 90 माइनस आई पी, दिखाई दे रहा है ना। तो आर की जगह पे साइन आर की जगह पे हम पुट कर देंगे साइन 90 माइनस आई पी बराबर एज इट इज म्यू। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, या तो साइन आई पी ऊपर वैसे का वैसे ही रह गया, एंड साइन 90 माइनस आई पी बराबर कॉस आई पी बराबर म्यू। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो आपने इसको लिख दिया टेन आई पी बराबर म्यू। यही ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे आप? अब आपको पता है बच्चों साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, कॉस को बोलते हैं कोज्या, और टैन को बोलते हैं स्पर्श ज्या। जैसे कहीं पे आपने बोल दिया, मान लो आपके सामने साइन थीटा, जिसको आप बोलते हैं थीटा की ज्या, आपके सामने कॉस थीटा, आप बोलते हैं थीटा की कोज्या, बट आपके सामने बच्चों टैन थीटा, इसको आप बोलते हैं थीटा की स्पर्श ज्या। ठीक है, और जिस सिचुएशन में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण 90 डिग्री पे होता है उस स्थिति में परावर्तित किरण ध्रुवित प्राप्त होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही। और इस केस में जो आपतन कोण होगा ना बच्चों, इस आपतन कोण को हम ध्रुवन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुवन कोण बोलेंगे, पोलराइज्ड एंगल बोलेंगे, पोलर एंगल बोलेंगे, किसी भी तरीके से आप बता सकते हो, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे? आईपी क्या है? ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या, ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम। अब इसको प्रॉपर्ली कैसे लिख सकते हैं? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर गिरती है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर गिरती है तो इस स्थिति में ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या, यहाँ पे कॉमा है बच्चों, राइट, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसी ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, है ना। तो आई होप बच्चों आप इस ब्रूस्टर्स लॉ को समझ पाए, राइट।
अगर आप नहीं समझ पाए, कुछ डाउट रह गया, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो और इस चीज़ को आप दोबारा सुनो, ठीक है, ताकि कोई कौन दिक्कत आपको ना हो बेसिकली, है ना। या चलिए, तो यही था बच्चों इस चैप्टर में, राइट। प्रॉपरली इसको समझना, है ना। उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी बातें आपको बताई आप समझ पाए हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे क्लास में बता सकते हो, कमेंट में छोड़ सकते हो, है ना। क्या बोलते हो बच्चों? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन करवा दे बच्चों आपको। हाँ जी सर, एक दो क्वेश्चन कर दिए, लिखने के बाद ना नेक्स्ट पेज पे आना एंड लेट्स राइट सम क्वेश्चंस आल्सो। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक पारदर्शी तल पर ध्रुवन कोण 60 डिग्री है। ध्रुवन कोण ने अभी बताया था पीछे, आईपी को ध्रुवन कोण कह रहे थे। ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण। तो आई थिंक कि क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप कर देंगे। बाय ब्रूस्टर लॉ म्यू बराबर 10 आईपी, म्यू बराबर म्यू अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक बताना है ना, तो म्यू अपवर्तनांक है बराबर 10 आईपी ब्रूस्टर लॉ से। आईपी यहाँ ध्रुवन कोण होता है जो कि 60 डिग्री है, तो 10 60 बराबर √3, √3 का मान 1.732, यहाँ पे 1.73 छोड़ देंगे, ये हमारा अपवर्तनांक हो गया। वेरी गुड। अपवर्तन कोण अभी आपने पीछे देखा कि आईपी प्लस आर 90 डिग्री आता है ना, दिख रहा है ना आपको, आईपी प्लस आर 90 डिग्री आता है। तो आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री, तो आर जो कि अपना अपवर्तन कोण है, ठीक है, तो आर बराबर 90 माइनस आईपी। अब आईपी 60 डिग्री है तो यहाँ 60 रखेंगे, 90 में 60 गया 30। था नंबर 2 इजी, वेरी गुड। इस तरह का सवाल कभी आए तो आप उड़ा देंगे इसको। एक दो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है, क्या है वो? तो बच्चों, व्यतिकरण से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है, विवर्तन से होता है, ध्रुवन से होता है, अपवर्तन से होता है, तो इसका आंसर होगा ध्रुवन से होता है। बच्चों ये क्वेश्चन ना एग्जाम में 5-6 बार आया है, कई बार ध्रुवन रहता है, कई बार ध्रुवीकरण रहता है। तो ध्रुवन हो ध्रुवीकरण हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर ध्रुवन होगा, पोलराइजेशन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है। अभी पीछे बताया मैंने, कंपन एक दिशा में होता है कि एक से ज़्यादा दिशा में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सभी दिशाओं में समान, नहीं होगा सर। केवल एक दिशा में, परस्पर लंबवत दिशा में, नन। तो यू नो दैट समतल ध्रुवित में वाइब्रेशन केवल एक दिशा में होता है। गुड। चौथा क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है, क्या है ये बच्चे? यहाँ पे ईटा दे रखा है ना, सॉरी ईटा कह रहा हूँ मैं, न्यू, याद है ना, म्यू और न्यू दोनों ही सिंबल होते हैं अपवर्तनांक के। तो मैंने तो थ्योरी में म्यू यूज किया, बट क्वेश्चन वाले ने न्यू दे रखा है, कोई बात नहीं। न्यू बराबर साइन आई पी, नो सर। न्यू बराबर कॉस आई पी, न्यू बराबर 10 आई पी, तो ऑफकोर्स न्यू बराबर 10 आई पी। यहाँ देखो न्यू बराबर 10 स्क्वायर आई पी दे रखा है, इससे कन्फ्यूज मत हो जाना। या फिर मान लो ये ऑप्शन पहले दिया होता और आप फ्लो में 10 देखते, स्क्वायर नहीं देखते और आप मार्क कर देते, है ना, तो थोड़ा सा होश में रहना। म्यू बराबर 10 आई पी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि चैप्टर समझ में आ गया आपको। यही था अपना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके साथ ये लेसन समाप्त होता है, और नॉट इवन ये लेसन समाप्त होता है बच्चों, इसके साथ हमारा क्लास 12th का ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है, ठीक है। बढ़िया से रिवाइज करो एंड मजे करो बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।